मैं इसकी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी जो है पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी है या आरडी है तो अब आपको टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 121 भरना होगा। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर 121 अभी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं है तो अब क्या करें। तो इसको आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.incometaxindia.gov.in। इस वेबसाइट पर आकर आपको टैक्स रूल, उसके बाद फॉर्म डाउनलोड, इस पर ड्रैग करना है, इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। 2024 ये लेटेस्ट फॉर्म आपको मिल जाएगा। वैसे इस फॉर्म का जो लिंक है डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ फॉर्म 121 लिखना है, सर्च पर क्लिक कर देना है तो ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही PDF आ जाएगी। इसमें 4 पेज का ये फॉर्म है, लेकिन आपको जो है केवल फर्स्ट 2 पेज पर ही डिटेल भरनी है। क्या डिटेल्स भरनी है वो मैं भी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सिंपल फॉर्म है लेकिन इसके रूल्स आपको पता होना जरूरी है। बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जहां पर भी आपकी एफडीआरडी है, अगर वो आपसे कहते हैं कि फॉर्म 15G और H भर दीजिए तो वो इरेलीवेंट है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपको यहाँ पर सबमिट नहीं करने हैं। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप जो है इसके रिगार्डिंग वेबसाइट पर जाकर जो है ग्रीवेंस भी जनरेट कर सकते हैं। बैंक के केस में बैंक मैनेजर से, और पोस्ट ऑफिस में जो भी पोस्ट मास्टर हेड है उनसे आप ये फॉर्म ले सकते हैं, वो आपको क्लैरिफाई कर देंगे। हो सकता है वहाँ पर पुराना फॉर्म ही चल रहा हो, फॉर्म 15GH, आप उसको भर के सबमिट भी कर दें लेकिन उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है उसको ध्यान से समझिएगा। मैं पूरा स्टार्टिंग लेकर एंड तक सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। इनकी एज 60 ईयर्स बिलो है उनके लिए भी कवरेज रहने वाला है, और जो इनकी एज 60 ईयर्स या अबोव है उनके लिए भी फुल यहाँ पर मैं डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ कि फॉर्म 121 में आपको क्या क्या भरना है। अलग अलग बैंक वाइज, जैसे SBI बैंक, कैनरा बैंक, PNB बैंक, उन सबके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। बैंक स्पेसिफिक सारे फॉर्म्स भी आ गए हैं, अलग अलग बैंकों के फॉर्म भी मिल गए हैं, और कुछ फॉर्म तो जनरल है जो कि आपको सेम यही फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में ही रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका न्यू फॉर्म है 121। जो आपका फॉर्म 15G और फॉर्म 15H है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। इसमें जो क्राइटेरिया था वो एज वाइज था। 15G जो है वो 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए था, और जो यहाँ पर 60 ईयर्स और अबोव पर्सन थे उनके लिए फॉर्म 15H था। इसमें जो डिटेल्स थी वो काफ़ी कम डिटेल्स आपको भरनी पड़ती थी, लेकिन अब ये फॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल्स जो है आपको भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों का ध्यान रखना है। गलत फॉर्म भरने पर पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस भी हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्राइटेरिया क्या है, कि अगर आपकी एज जो है 60 ईयर्स बिलो है, आप जो है पूरे साल में 50,000 का इंटरेस्ट अर्न करते हैं FD से RD से, तो आपको फॉर्म भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे ऊपर आप अर्न करते हैं अगर 50,000 से ज़्यादा तो 10% का TDS कटता है, उससे बचने के लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, आप पूरे साल में 1 लाख रुपए तक अर्न करते हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, कोई ज़रूरी नहीं है भरना। इससे ऊपर अगर आप अर्न करते हैं तो 10% से TDS कट जाएगा, और ये पूरी वैल्यू पे कटेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1,50,000 रुपये का इंटरेस्ट अर्न करा, तो ऐसा नहीं है कि केवल 50,000 रुपये कटेगा, पूरे 1,50,000 रुपये 15,000 रुपये कट जाएंगे। उससे बचने के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप जो है पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि वहाँ पर हो सकता है कि आपका सेविंग बैंक का अकाउंट हो या ना हो। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले ये चेक करेंगे, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो सेविंग बैंक अकाउंट जो है आपके कस्टमर ID से लिंक होगा, और उससे क्या आपकी FD या RD लिंक है या नहीं है, ये चीज़ आप जो है पोस्ट ऑफिस में जाकर डायरेक्ट जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो उसकी एक यूनिक ID होती है जो कि जनरेट होती है, तो फिर आपको जो है सिंगल एक ही फॉर्म भरना है सभी FD और RD के लिए। और अगर आपकी मल्टीपल ID जनरेट हो रखी हैं तो फिर आपको जो है अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक ही फॉर्म में वो सारी ID आपको यहाँ पर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, कि आप पर्टिकुलर इस FD के रिगार्डिंग ये फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये जरूरी डिटेल्स होनी चाहिए थी कि भाई सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर या FD का अकाउंट नंबर, RD नंबर, वो डालने का ऑप्शन देना चाहिए था इनको, लेकिन वो यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया। तो आप फ्रंट में ही इसको यहाँ एंटर कर सकते हैं। इस फॉर्म में काफ़ी स्पेस है, तो इससे क्या होगा, बैंकर या जो भी पोस्ट ऑफिस है उनको आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, क्योंकि हो सकता है कि पैन कार्ड वाइज वो यहाँ पर
डिटेल्स फैच ना कर पाए। दूसरा, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में पैन अकाउंट भी लिंक नहीं है, पैन नंबर लिंक नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट जो है वो आधार के बेस पर भी खुल सकता है, वोटर आईडी के बेस पर भी, लेकिन पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो है पैन कार्ड के रूल में भी चेंज हुआ है, पैन कार्ड हो सकता है वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया पोस्ट ऑफिस में, लेकिन पुराने अकाउंटों में वो लिंक नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है आप पोस्ट ऑफिस में जाकर केवाईसी कर दीजिएगा, चेक करिएगा वहाँ पर कि आपका जो है पैन लिंक है या नहीं है, क्योंकि पैन लिंक होगा तभी इस फॉर्म का आपको फायदा मिलेगा। पैन लिंक होना जरूरी है आपके अकाउंट में, सेविंग में भी, उसके अलावा जो आपकी एफडीज हैं, आरडीज हैं, उन सब में होना जरूरी है। तो सबसे बेटर है कि आप जो है केवाईसी कंप्लीट कर ले ताकि आपको बेनिफिट मिले। अब उसके बाद यहाँ पर आप नेम लिखेंगे एज पर पैन, एड्रेस लिख देंगे, एड्रेस के लिए स्पेस यहाँ पर दिया गया है तो आप साइड वाला एड्रेस का स्पेस यूज कर सकते हैं। उसके बाद खुद का पैन नंबर लिख देंगे, पैन नंबर डाल के ही आपको बेनिफिट दिया जाएगा, वरना तो हो सकता है हायर टीडीएस भी काट लिया जाए। 20% के हिसाब से पैन नंबर नहीं है तो 20% का टीडीएस कटता है, और वो तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा आईटीआर भर के। ये जो 10% वाला टीडीएस है ये तो आप एक बार को रिफंड भी ले सकते हैं आईटीआर भर के, लेकिन जो अगर पैन कार्ड ही लिंक नहीं है तो 20% का टीडीएस कटेगा, वो तो रिफंड ही नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्म आप भरने जा रहे हैं तो इससे आपको एक और बेनिफिट हो जाएगा, पता लग जाएगा कि बैंक में पैन कार्ड अपडेट है या नहीं है, या पोस्ट ऑफिस में पैन कार्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के रूल पहले इतने अपडेट नहीं थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं। स्टेटस में यहाँ आप लिखेंगे इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको लिखना है रेजिडेंट। इसमें 3 कैटेगरी हो सकती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये एक बार आप चेक कर लें कि आप जो है इस डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर आप हैं और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में, ठीक है। तो आप इसको यस कर देंगे। मैं इसको न्यू टैक्स रिजीम में एज्यूम कर रहा हूँ। ओल्ड टैक्स रिजीम में लिमिट कुल 5 लाख रुपए की, तो बेटर है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी आईटीआर को फाइल करके बेनिफिट ले। अगर आपकी एफडीज, आरडीज, इंटरेस्ट की इनकम है, सैलरी, पेंशन आती है, पेंशन के केस में 75,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है या आपकी ये 60 साल या उससे ज़्यादा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। फिर उस केस में जो है आप 4 लाख रुपए तक की टैक्स इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, इतना ही बेनिफिट मिलेगा। सैलरी पेंशन वाला 75,000 वाला बेनिफिट इनको भी मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद ईमेल आईडी लिख देंगे अगर है तो, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इंडिया के लिए कंट्री कोड 91 है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है टैक्स ईयर मेंशन करेंगे, ठीक है, 26-27। अब एक पॉइंट और भी आता है, वो भी मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों का क्या है कि पोस्ट ऑफिस में जो है ज्वाइंट अकाउंट होता है, ये ज्वाइंट एफडी होती है। अब उनको कैसे करना पड़ेगा? देखिए, जब भी ज्वाइंट अकाउंट खुलता है तो उसमें एक एप्लीकेंट वाइज डिटेल्स होती है कि फर्स्ट एप्लीकेंट ये है, सेकंड एप्लीकेंट ये है, थर्ड एप्लीकेंट क्या है। तो अगर केवल पहले ही बंदे का, यानी कि पहले पर्सन, पहले एप्लीकेंट का ही पैन कार्ड अपडेट है तो केवल एक ही फॉर्म भरेगा, एप्लीकेंट 1। अगर यहाँ पर दोनों के नेम अपडेट है, दोनों का रेशो लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्सन का रेशो 50 है और दूसरे का भी 50 है, या हो सकता है कि 30-70 हो, या हो सकता है 80-20 हो, दोनों का रेशो अलग अलग है और दोनों के पैन कार्ड अपडेट है, तो फिर ये दोनों अलग अलग अपने फॉर्म भरेंगे। अगर पहले एप्लीकेंट का नहीं है, केवल दूसरे एप्लीकेंट का ही है, तो फिर दूसरा एप्लीकेंट फॉर्म भरेगा। लेकिन बेटर है कि जो भी ज्वाइंट एफडी आपने किए हुए, ज्वाइंट अकाउंट किए हुए हैं, उनमें एक बार जो है ये पॉइंट जरूर ऐड कराएं कि जितने पर्सन है सबके पैन कार्ड हो और सबके रेशो स्पेसिफाइड हो, ताकि पूरा का पूरा बर्डन जो है इंटरेस्ट का वो एक ही पर्सन पे ना आए कि उसकी इनकम में पूरा ऐड हो जाए या बाद में नोटिस आए, ठीक है। तो ये आपको एक बार जरूर करना है। आपका पोस्ट ऑफिस में है, बैंक्स में है, क्योंकि सभी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ज्वाइंट अकाउंट वाले, ज्वाइंट एफडी, ज्वाइंट आरडी, तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। चलिए, अभी इसके बाद जो है टैक्स ईयर कंप्लीट हो गया है। अब इंटरेस्ट, यहाँ पर तो आपका इंटरेस्ट आएगा, नेचर ऑफ इनकम पॉइंट नंबर 9। देन उसके बाद पूरे साल में इस टैक्स ईयर यानी कि 26-27 में कितना आप अर्न कर रहे हैं, या बैंक या पोस्ट ऑफिस से कंफर्म कर लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस में भी वो पर्सन चेक करके बता सकते हैं कि आपके इस बार का टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। ये एस्टिमेशन बेस लिखना है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे इस वाले पॉइंट में पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले भी फॉर्म भरे हैं, तो हो सकता है कुछ ने बैंक में जाकर भर दिया हो पहले, तो वो यस करेंगे अगर आपने कोई फॉर्म भरा था। फिर उसके बाद डिटेल्स देंगे, 11A में 1 फॉर्म भरा, 2, 3, कितने फॉर्म भरे हैं। अगर नहीं भरा तो नो पर क्लिक कर देंगे। नो एंटर करने के बाद, मतलब नो लिखने के बाद
यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना, लेकिन जिन्होंने यस किया है यानी कि पहले फॉर्म भरे हुए हैं उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। इन सारे फॉर्म्स को मिलाकर आपने कितनी इंटरेस्ट ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है कि भैया आपको छूट मिल जाए, वो इंटरेस्ट की वैल्यू आपको लिखनी है। यहाँ पर भी वैल्यू लिखनी है और यहाँ पर भी इंटरेस्ट की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर आपको रुपीज में वैल्यू लिखनी होगी। पॉइंट नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपका जो है टोटल इंटरेस्ट अब कितना हो गया है इस साल का। एक तो आपने जो यहाँ सबमिट किया, एक ऑलरेडी आप सबमिट कर चुके हैं, टोटल मिलाकर कितना है ये बता दीजिए। पॉइंट नंबर 12 में एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू लिखनी होगी इन दोनों को जोड़ते हुए, एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली। अगर आपकी ये वाली वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब आप ये पहली बारी जाकर पहला फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स भी ये फॉर्म फाइल हो सकता है। आप पहली बार जा रहे हैं, पहले फॉर्म भर रहे हैं, तब आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, यानी कि नो लिखना है और इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे डैश लगा दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13, इस वाली इनकम को जोड़ते हुए अब आपकी पूरे साल की टोटल इनकम कितनी है वो आपको बताना है कॉलम नंबर 13 में। यानी कि जैसे आपकी ये तो इंटरेस्ट की इनकम हो गई, कोई आपकी पेंशन की इनकम है, सैलरी की इनकम है, कोई अदर इनकम है, वो इनकम आपको बतानी होगी। टोटल एस्टिमेशन बेस आपकी कितनी इनकम है, टोटल इनकम में सारे एड्स कवर होते हैं, वो यहाँ लिख देना है। पॉइंट नंबर 14 में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके जो है पिछले 2 साल की ITR फाइल है क्या, तो अगर है तो फिर उसके बाद डिटेल्स भरनी है। ये मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि इनकम टैक्स की साइट से ये डिटेल्स कैसे मिलेगी, कहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, कहाँ इनकम मिलेगी, वो एक बार आप देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो नोट एप्लीकेबल लिख देंगे NA, और अगर है तो यहाँ कुछ नहीं लिखना, फिर टैक्स ईयर लिखना है। टैक्स ईयर आपका पहला है 23-24, दूसरा टैक्स ईयर है आपका 24-25। अभी 25-26 की तो ITR आई नहीं है, जब ये आ जाएगी तो फिर आपको लेटेस्ट 2 ईयर्स की डिटेल देनी है। तब तक आप इन दो की डिटेल भर के सबमिट कर दीजिए ताकि TDS डिडक्ट ना हो। एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिटर्न ऑफ इनकम लिखकर ये फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अब इतनी डिटेल भरने के बाद अब आपको बस केवल डिक्लेरेशन देनी है। ध्यान से सही तरीके से फिल करिएगा। नेम लिखना है, यहाँ अपना पैन नंबर लिखना है, उसके बाद टैक्स ईयर में यहाँ 26-27, उसके बाद यहाँ भी जो है टैक्स ईयर में 26-27 डिटेल्स आपको कंफर्म करनी है। उसके बाद यहाँ प्लेस एंटर करना है, डेट लिखनी है, सिग्नेचर, नेम लिख देना है। सिग्नेचर जो आपके पोस्ट ऑफिस में है जिससे आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो सेम बार मेंशन करिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर पर्सन होगा कंसर्न पर्सन वो उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। पार्ट ए आपको भरना है, पार्ट बी में कुछ डिटेल नहीं भरनी है। ये जो है पोस्ट ऑफिस जो भी कंसर्न पर्सन है खुद से भरेंगे। इसमें कुछ डिटेल्स तो पोस्ट ऑफिस की आएगी, नेम, एड्रेस, उनका टैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें उनकी आएगी। और ये वाली डिटेल्स वो है जो आपने डिटेल दिया उसको देखकर वो यहाँ पर फीड आउट करेंगे। मतलब इसमें आपको कोई भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ये वो पॉइंट्स है जो कि यहाँ लिखे हुए हैं तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। ये जो फॉर्म है काफ़ी इनकम को कवर करता है। फिर भी अगर आपको किसी पे डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या एक बार इनको रीड करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि किस में आपको क्या मेंशन करना है। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। मैं काफ़ी सारे वीडियोज और भी अभी अपलोड करूँगा। पोस्ट ऑफिस में तो ये ऑनलाइन प्रोसेस शायद ही एप्लीकेबल हो, लेकिन बाकी बैंकों में ये सारा जो फॉर्म है 121 ये आपको ऑनलाइन मिलने वाला है। जल्दी सारे बैंक्स में अवेलेबल हो जाएगा, कुछ बैंक्स में तो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। आप जो है मल्टीपल जगह पर भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपकी जो टोटल इनकम है वो लिमिट से क्रॉस ना हो, वरना फिर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से सेक्शन 482 गवर्न है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। मोस्टली सारे केस कवर कर लिए हैं। काफ़ी सारे सोर्स भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। कब भरना है, कैसे भरना है, उसकी लास्ट डेट क्या है, वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। सोर्स भी यहाँ पर काफ़ी सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी टाइप के और भी अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। और रिसेंटली यहाँ पर जो है काफ़ी सारी वीडियोज मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिससे कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए